हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था हमने एल फिल्टर एंड पाई फिल्टर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टता बहुगुणक या वोल्टेज मल्टीपर। तो वोल्टेज मल्टीपर या वोल्टता बहुगुणक का सबसे पहले हम डायग्राम की बात करते हैं कि डायग्राम क्या होता है। वोल्टता बहुगुणक या वोल्टेज मल्टीपर। ए पॉइंट, बी पॉइंट, एसी सोर्स, डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3, डायोड D4, डायोड D5। E0, 2E0, 3E0, 4E0, 5E0। कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3, कैपेसिटर C4, कैपेसिटर C5। तो बेटा वोल्टता बहुगुणक या वोल्टेज मल्टीपर क्या होता है? ऐसी युक्ति जिसके द्वारा निवेशी वोल्टता के शिखर मान E0 के पूर्ण गुणज में वोल्टताएं प्राप्त होती हैं, वोल्टता द्विगुणक या वोल्टता बहुगुणक या वोल्टेज मल्टीपर कहलाता है। तो ऐसी युक्ति जिसके द्वारा निवेशी वोल्टता के शिखर मान, और निवेशी वोल्टता का शिखर मान कितना हमारा E0, तो इसके गुणज या गुणक के रूप में वोल्टताएं प्राप्त होती है, तो वह युक्ति हमारी वोल्टता बहुगुणक या वोल्टेज मल्टीपर कहलाती है। इसका परिपथ चित्र उपरोक्त डायग्राम में दर्शाया गया है। तो वापस बेटा वोल्टता बहुगुणक या वोल्टेज मल्टीपर क्या होगा? ऐसी युक्ति जिसके द्वारा निवेशी वोल्टता के शिखर मान, और निवेशी वोल्टता का शिखर मान कितना माना E0 के पूर्ण गुणज के रूप में हमें वोल्टताएं प्राप्त होती हैं। वोल्टता बहुगुणक या वोल्टता संवर्धक, इसका नाम होता है वोल्टता संवर्धक या वोल्टेज मल्टीपर कहलाती है। या वेदिष्टकारी परिपथ जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता के शिखर मान V0 के क्रम में B0 वेदिष्टकारी परिपथ
या ऐसी युक्ति जिनके द्वारा प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता के शिखर मान और प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता के शिखर मान क्या माना हमने ई नॉट के रूप में दिष्ट वोल्टता निर्गत पर प्राप्त होती है, वोल्टता गुणक या वोल्टेज मल्टीपर कहलाते हैं। इन वोल्टता बहुगुणकों या वोल्टता संवर्धक या वोल्टेज मल्टीपरों का उपयोग कैथोड किरण नल का, इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बेटा? कैथोड किरण नलिका, दूरदर्शन सेट, दोलनदर्शी आदि की चित्र नलिका में किया जाता है। वोल्टता गुणक कई प्रकार के होते हैं, जैसे वोल्टता द्विगुणक, वोल्टता त्रिगुणक, वोल्टता चतुर्गुणक, वोल्टता बहुगुणक। वोल्टता दो गुणक क्या होगा? जब यदि हमें जो निवेशी वोल्टता है वो कितनी प्राप्त हो रही है? 2 ई नॉट कितनी प्राप्त होगी? 2 ई नॉट तो कहलाएगा वोल्टता द्विगुणक। 3 ई नॉट प्राप्त हो रही है तो वोल्टता त्रिगुणक, 4 ई नॉट तो वोल्टता चतुर्गुणक, 5 ई नॉट तो वोल्टता पंचगुणक। तो इसलिए हमने क्या लिया? वोल्टता बहुगुणक या वोल्टेज मल्टीपर। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा निवेशी वोल्टता के शिखर मान के रूप में हमें निर्गत पर या आउटपुट पर वोल्टताएं प्राप्त होती हैं, वोल्टता बहुगुणक कहलाती है। वोल्टता बहुगुणक कई प्रकार के होते हैं, वोल्टता गुणक यानी वोल्टता बहुगुणक या वोल्टता संवर्धक या वोल्टेज मल्टीपर कहलाते हैं। यदि हमें निर्गत डीसी वोल्टता प्राप्त हो रही है 2 ई नॉट तो वोल्टता द्विगुणक, 3 ई नॉट तो त्रिगुणक, 4 ई नॉट चतुर्गुणक और 5 ई नॉट तो 5 गुणक। तो हमने ये वोल्टेज मल्टीपर का डायग्राम बनाया। अब क्या मानते हैं हम बेटा कि निवेशी वोल्टता के प्रथम अर्धचक्र में, निवेशी वोल्टता के प्रथम अर्धचक्र में A4 पॉजिटिव B4 नेगेटिव, जो हमारा डायग्राम का A सिरा है वो पॉजिटिव एवं B सिरा है नेगेटिव। अब A पॉजिटिव होगा B नेगेटिव होगा तो देखने बेटा डायोड, ये डायोड का P सिरा N सिरा, P सिरा N सिरा, P सिरा N सिरा, P सिरा N सिरा, P सिरा N सिरा। A4 पॉजिटिव B4 नेगेटिव होने के कारण डायोड D1 क्या हो जाएगा? अग्रवाहित हो जाएगा। अतः संधारित्र C1 जो कैपेसिटर C1 है वो T/4 क्षण तक या T/4 टाइम तक निवेशी वोल्टता के शिखर मान ई नॉट तक आवेशित हो जाएगा। हमने माना A4 पॉजिटिव B4 नेगेटिव, डायोड D1 अग्रवाहित होगा। अग्रवाहित होगा तो डायोड D1 में से होकर धारा प्रवाहित होगी। इस धारा के कारण कैपेसिटर C1 क्या हो जाएगा? और आवेशित, और ये आपको हमने पहले ही बताया था LC प्रपथ के अंतर्गत कैपेसिटर कितना आवेशित होता है? जो हमारे निवेशी वोल्टता का शिखर मान, और शिखर मान कितना? ई नॉट। तो ये हमारा कैपेसिटर C1 E1 वोल्टता तक आवेशित हो जाएगा। T/4 टाइम के पश्चात BA लेस देन VD, पॉइंट डाल लो A B, ये हमारा D और ये पॉइंट हमारा E के बाद F के बाद G और G के बाद H। जब ये आवेशित हो गया T/4 समय के पश्चात BA लेस देन BD, अर्थात इसके A सिरे पर जो वोल्टता है वो D सिरे पर जो वोल्टता है उससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण डायोड D1 क्या हो जाएगा? पश्चवाहित। अतः जब डायोड D1 पश्चवाहित हो गया, कब हुआ? जब ये कैपेसिटर C1 क्या हो गया? हमारा आवेशित। अतः जो प्रपथ में धारा है वो किस कारण प्रवाहित होगी? कैपेसिटर C1 कारण। अब क्या मानते हैं बेटा हम? निवेशी वोल्टता के द्वितीय अर्धचक्र में A4 नेगेटिव B4 पॉजिटिव। यदि हमने A नेगेटिव माना B पॉजिटिव माना तो देखो डायोड D2, अब डायोड D2 क्या हो जाएगा? अग्रवाहित को। ये डायोड D2 का सिरा किससे? P सिरा पॉजिटिव से, N सिरा किससे? नेगेटिव से। डायोड D2 अग्रवाहित हो जाएगा एवं डायोड D1 पश्चवाहित हो जाएगा। इस स्थिति में कैपेसिटर C1 पर उपस्थित वोल्टता, ये तो आवेशित पहले हो चुका जब A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो कैपेसिटर C1 पर उपस्थित वोल्टता ई नॉट निवेशी वोल्टता के साथ श्रेणी क्रम में होती। अब ये ई नॉट और ये डायोड D2 क्या अग्रवाहित, यहाँ से ये निवेशी वोल्टता है, इसके साथ जो इसकी वोल्टता ये क्या होगी? श्रेणी क्रम में। अब वापस ये डायोड D2 क्या होगा? आवेशित हो जाएगा। और कहाँ तक आवेशित होएगा? ये डायोड D2, जैसे डायोड D2 क्या हो गया? हमारा अग्रवाहित। अब ये डायोड D2 अग्रवाहित होगा तो ये जो हमारा कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C2 डायोड D2 कारण क्या होगा? आवेशित।
और कितनी वोल्टता से आवेशित होगा, जो हमारे प्रत्यावर्ती वोल्टता है, और प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान ई नॉट, लेकिन एक कैपेसिटर C1 की जो वोल्टता है वो भी क्या है, ई नॉट, अर्थात कैपेसिटर C2 2 ई नॉट वोल्टता तक आवेशित हो जाएगा। और कितने टाइम तक, 3T/4 टाइम तक, यहाँ तक T/4, उसके बाद T/4 क्या हो गया हमारा, 3T/4। तो जब हम निवेशी वोल्टता के द्वितीय अर्ध चक्र में A4 नेगेटिव B4 पॉजिटिव लेते हैं, उस कंडीशन में डायोड D2 क्या हो जाएगा, अग्रवाहित डायोड D2 अग्रवाहित होने के कारण ये कैपेसिटर C2 आवेशित होगा। लेकिन इस निवेशी वोल्टता के साथ कैपेसिटर C1 की जो वोल्टता है वो क्या होगी, श्रेणी क्रम में, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी वोल्टता ई नॉट और कैपेसिटर C1 की वोल्टता ई नॉट प्लस ई नॉट क्या हो गया, 2 ई नॉट। अब कैपेसिटर C2 2 ई नॉट वोल्टता तक क्या हो जाएगा बेटा, आवेशित हो जाएगा। एवं अब ये आवेशित हो गया, वापस क्या हो रहा है बेटा, BE ग्रेटर देन BD। अब जो हमारे डी सिरे की जो वोल्टता है वो क्या हो जाएगी, लेस देन किसकी तुलना में, BE की में, या कहें BE इज ग्रेटर देन VD। जब ई सिरे की वोल्टता डी सिरे की वोल्टता से अधिक होगी तो ये डायोड D2 क्या हो जाएगा, पश्चवाहित, डायोड D2 पश्चवाहित हो जाएगा, अर्थात संधारित्र अब जो परिपथ में जो धारा प्राप्त हुई किस कारण, कैपेसिटर C2 के कारण। अब निवेशी वोल्टता के तृतीय अर्ध चक्र में वापस A4 पॉजिटिव B4 नेगेटिव, जिसके कारण ये डायोड D3 क्या हो जाएगा हमारा, अग्रवाहित, एवं डायोड D2 क्या हो जाएगा हमारा, पश्चवाहित। इस स्थिति में कैपेसिटर C2 पर उपस्थित वोल्टता 2 ई नॉट, कैपेसिटर C2। अब देखो बेटा, ये डायोड D3 में धारा का प्रवाह होगा तो धारा यहाँ से जाएगी, लेकिन इसके श्रेणी क्रम में जो कैपेसिटर C2 पर जो वोल्टता है वो उपलब्ध होगी, अर्थात डायोड D3 जब हमारा अग्रवाहित होगा उसके कारण कैपेसिटर C3 आवेशित होगा। लेकिन कितना मान तक आवेशित होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता, निवेशी वोल्टता कितनी, ई नॉट, और कैपेसिटर C2 की वोल्टता अर्थात ई नॉट प्लस 2 ई नॉट बराबर 3 ई नॉट। अब ये जो कैपेसिटर C3 हमारा 3 ई नॉट वोल्टता तक आवेशित हो जाएगा, अर्थात 5T/4 समय पर जो कैपेसिटर C3 है उसकी जो वोल्टता होगी वो कितनी हो जाएगी, ई नॉट प्लस 2 ई नॉट बराबर 3 नॉट, जो कि द्वितीय अर्धचक्र में C2 के आवेशन के कारण अपने आवेश की कुछ मात्रा खो देता है। इस प्रकार ये चक्र पुनः चलता है, अर्थात अब ये A पॉजिटिव B नेगेटिव माना, उसके बाद ये क्या किया हमने, C1 ई नॉट आवेशित हो गया, उसके बाद A नेगेटिव B पॉजिटिव 2 ई नॉट, वापस पुनः A पॉजिटिव B नेगेटिव 3 ई नॉट, उसके बाद वापस A नेगेटिव B पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 4 ई नॉट। ऐसे ये क्रम चलता रहता है, अर्थात जो आउटपुट वोल्टता है कैपेसिटर की वो हमें ई नॉट, 2 ई नॉट, 3 ई नॉट, 4 ई नॉट, 5 ई नॉट, 6 ई नॉट के क्रम में प्राप्त होती हैं, जिससे कैपेसिटर C1, C3, C5 पर वोल्टता ई नॉट की विषम गुणक, अर्थात C1 पर वोल्टता क्या प्राप्त होगी, ई नॉट, C3 पर 3 ई नॉट, C5 पर 5 ई नॉट, 7 पर 7 ई नॉट, एवं कैपेसिटर C2, C4, C6, C8 पर वोल्टताएं ई नॉट की समगुणक, समगुणक का मतलब 2 ई नॉट, 4 ई नॉट, 6 ई नॉट, 8 ई नॉट प्राप्त होती हैं। यह है बेटा हमारा वोल्टेज मल्टीपर या वोल्टता बहुगुणक या वोल्टता संवर्धक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वोल्टता नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत पाइप फिल्टर का उपयोग करके निर्गत पर नियत मान ई नॉट की डीसी वोल्टता प्राप्त होती है, परंतु
यह नियत मान निवेशी वोल्टता के शिखर मान में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है बेटा, परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन को हम वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन के पदों के रूप में ज्ञात करते हैं। हमने फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत भी वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था। आदर्श दृष्टकारी, यदि कोई हमारा जो रेक्टिफायर है वो कैसा है, आदर्श, तो आदर्श दृष्टकारी के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का मान 0 होता है। और जो वोल्टेज रेगुलेशन का जो मापन करती हैं वो 2 युक्तियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम वोल्टेज रेगुलेशन को माप सकते हैं। पहला होता है हमारा वोल्टता नियमन नलिकाएं, सेकंड है जेनर डायोड। इन 2 युक्तियों की सहायता से हम वोल्टेज रेगुलेशन का मापन करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा वोल्टता नियमन नलिकाएं। वोल्टता नियमन नलिका। बेटा वोल्टता नियमन नलिका क्या होती है कि यह एक कांच की नलिका होती है जिसके दोनों सिरों पर कैथोड व एनोड लगे होते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये वोल्टता नियमन नलिका क्या बताया बेटा अभी कि ये कैसी होती है, एक कांच की नली और कांच की नली। तो इसका डायग्राम बनाओ। ये इसके अंतर्गत एनोड व कैथोड और यहाँ इसके मध्य होती है हमारी आरोपित वोल्टता, आरोपित वोल्टता, और इधर लगेगा हमारा लोड रेजिस्टेंस। पढ़ो बेटा कि यह जो वोल्टता नियमन नलिका होती हैं ये कांच की नलिकाएं होती हैं जिसके दोनों सिरों पर कैथोड व एनोड, ये कैथोड सी एनोड ए, इसके दोनों सिरों पर कैथोड व एनोड लगे रहते हैं। इस नलिका पर परिवर्ती वोल्टता लगाने पर, परिवर्ती वोल्टता का मतलब होता है वोल्टता का मान चेंज कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। यदि इस नलिका पर हमें यहाँ क्या लगाया आरोपित वोल्टता, या बोल रहे हम इसको परिवर्ती वोल्टता। तो इस वोल्टता पर परिवोल्टता लगाने पर प्रारंभ में परपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब प्रारंभ में इसमें वोल्टता का मान लगाते हैं तो प्रारंभ में इस परपथ के अंतर्गत, इस सर्किट के अंतर्गत कोई करंट फ्लो नहीं होता है, अर्थात इस सर्किट के अंतर्गत जो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। परंतु आरोपित वोल्टता का मान इतना अधिक हो जाए, जैसे कि ये हमारा वोल्ट मीटर, यहाँ से ये हमारी सुई है, ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट, जब यहाँ 2 वोल्ट किया 0, 4 वोल्ट किया 0, 6 वोल्ट किया 0, अर्थात इसमें हमने प्रारंभ में वोल्टता लगाया, उसके कारण इस सर्किट के अंतर्गत कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन यदि आरोपित वोल्टता या परिवर्ती वोल्टता का मान इतना अधिक हो जाए कि नलिका में भरी अक्रिय गैस, ये जो कैथोड नलिका होती है, ये जो कांच की नलिका, इसके अंतर्गत क्या भरी रहती है बेटा, अक्रिय गैस, कि आरोपित वोल्टता का मान इतना अधिक हो जाए कि नलिका के अंतर्गत भरी अक्रिय गैस में आयनन हो जाए, तब आयनन के दौरान नलिका में वोल्टता का मान नियत रहता है। इस प्रकार वोल्टता नियमन प्राप्त होता है एवं इस वोल्टता नियमन या वोल्टेज रेगुलेशन को लोड रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में लगाकर ज्ञात करते हैं। तो ये थी हमारी बेटा वोल्टता नियमन नलिकाएं। सेकंड है बेटा जेनर डायोड। तो बेटा जेनर डायोड पढ़ते हैं हम। डायोड आपने पढ़ा है, वैसे आपको फर्स्ट ईयर में जेनर डायोड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने आपको दी थी। जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड बोल लो या जेनर डायोड, सादा डायोड होता है, आपने पढ़ा होगा ना। ये हमारा डायोड, ये इसका तीसरा, ये इसका एनसरा। तो डायोड और जेनर डायोड में क्या अंतर होता है समझो बेटा। जो डायोड और जेनर डायोड में जो अंतर होगा,
बस इतना अंतर है इसकी बनावट के अंतर्गत। सादा डायोड का एनसरा ये रहा, जेनर डायोड के एनसरे में जो खड़ी रेखा है उसको हम जेड आकार में, जेड ये तो होगा, उसको हम जेड आकार में बदल देते हैं, ये हमारा जेनर डायोड बन जाता है। जेनर डायोड सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे कॉल जेनर, उन्होंने जेनर प्रभाव का सुझाव दिया। एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे डॉक्टर कॉर्ल जेनर। तो डॉक्टर कॉर्ल जेनर ने 1934 में जेनर प्रभाव का सुझाव रखा। डॉक्टर कॉर्ल जेनर ने बताया कि ठोस परावैद्युत पदार्थों में भंजन जिस प्रक्रिया के कारण होता है उसे क्वांटम यांत्रिकी में सुरंगन इफेक्ट कहते हैं। और सुरंगन इफेक्ट बेटा हम थर्ड ईयर में जाके आपको पढ़ाएंगे क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत। कि जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे डॉक्टर कॉर्ल जेनर ने सर्वप्रथम जेनर प्रभाव का सिद्धांत दिया 1934 में। उन्होंने बताया कि परावैद्युत पदार्थों के अंतर्गत, ठोस परावैद्युत पदार्थों में भंजन जिस प्रक्रिया के कारण होता है उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत सुरंगन इफेक्ट कहते हैं। एवं 5 वोल्ट से कम पश्च वोल्टता या 5 वोल्ट से कम रिवर्स वोल्टेज पर भंजन जेनर प्रभाव के कारण ही होता है। यदि हमारे सर्किट के अंतर्गत 5 वोल्ट से कम वोल्टता है, रिवर्स वोल्टता का मान 5 वोल्ट से कम है, तो उसमें जो भंजन होता है वो जेनर इफेक्ट के कारण ही होता है। अर्धचालकों में वास्तविक जेनर प्रभाव का वर्णन कर उन्होंने ऊर्जा बैंड के रूप में दिया, परंतु यहाँ ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा बैंड ही है, अर्थात उन्होंने ऊपर इन दोनों बैंडों, चालन बैंड और संयुक्ता बैंड को दिखाया। तो इतनी डिटेल में तो बेटा हम जाएंगे नहीं जेनर डायोड के अंतर्गत, सिर्फ इतना समझ लो जेनर डायोड को सर्वप्रथम किसने दिया? अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर कॉर्ल जेनर ने 1934 में। जेनर डायोड और सादा डायोड की बनावट में क्या अंतर होता है? जो इसका एन सिरा होता है वो अधिक मादित होता है, या कहें इसके एन सिरे की जो सीधी रेखा को उसको जेड आकार में परिवर्तित कर देते हैं। तो जेनर डायोड सामान्य डायोड से भिन्न होता है, इसके पी तथा एन भाग अधिक मादित या अधिक डोपेड होते हैं, या अधिक डोपिंग। जो इसके पी व एन सिरे होते हैं अधिक डोपित होते हैं। एवं इस डायोड को पश्चवायसन में, हमेशा हम जेनर डायोड को पश्चवायसन, रिवर्स वायसन में प्रयुक्त करते हैं। हम जानते हैं कि आरोपित वोल्टता का मान कम होने पर डायोड से होकर अल्पमान की धारा प्रवाहित होगी। यदि हमारी जो वोल्टता आरोपित किया है उसका मान कम है तो डायोड से ऑब्वियसली करंट का मान कितना होगा? कम ही फ्लो होगा। अर्थात अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो करंट कम फ्लो कब होता है? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। तो आरोपित वोल्टता का मान एक निश्चित वोल्टता से अधिक होने पर डायोड में भंजन होता है, और जिसके कारण उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है एवं डायोड पर वोल्टता का मान नियत बना रहता है। यदि डायोड के समांतर क्रम में लोड रेजिस्टेंस R लगा दिया जाए तब निवेशी वोल्टता के परिवर्तित होने पर भी लोड वोल्टता का मान नियत बना रहता है। अर्थात जेनर डायोड के समांतर क्रम में हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उस कंडीशन के अंतर्गत जेनर डायोड के कारण हमारे वोल्टता का मान परिवर्तित नहीं होता है। जेनर डायोड को हमेशा हम परिपथ में पश्चवायसन में प्रयुक्त करते हैं, तो इसका सर्वप्रथम उपयोग सर्किट बनाते हैं। जेनर डायोड का उपयोग क्या करते हैं बेटा? पश्चवायसन में। जेनर डायोड पश्चवायसन में जो भंजन होगी, भंजन वोल्टता किस कारण होती है? जेनर डायोड के कारण। तो सर्किट के अंतर्गत भंजन वोल्टता हो जाएगी, लेकिन उसके पैरेलल क्रम में हमने क्या लगाया? लोड रेजिस्टेंस RL। तो लोड रेजिस्टेंस RL पर जो हमारी आउटपुट वोल्टता है उसके मान में कोई कमी नहीं आएगी। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बना रहे हैं बेटा, और फुल वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत भी पाई फिल्टर का डायग्राम आपको मालूम है। सबसे पहले क्या बनाओ बेटा? 2 डायोड ले लो और दोनों डायोडों को आपस में जोड़ दो। ये डायोड D1, डायोड D2, तत्पश्चात कुंडली के मध्य भाग को ले जाओ और लास्ट में ले जाके आप सीधे लोड रेजिस्टेंस RL को जोड़ दो। लोड रेजिस्टेंस RL कंप्लीट।
आर बोल लो या आर एल। पाई फिल्टर बनाना है तो पाई फिल्टर के लिए कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C1 के बाद कुंडली L, उसके बाद वापस कैपेसिटर C2, अब उसके बाद जो प्रत्यावर्ती स्रोत है उसका रेजिस्टेंस लगाओ RS। तत्पश्चात हम यहाँ पर इसके समांतर क्रम में किसका उपयोग करते हैं, जीनर डायोड का बेटा। और जीनर डायोड का बताया, इसका एन सरा क्या होगा, अधिक माध्यता वॉल्यूम। इसको हम ये और ये जेड आकार में बना दो, है ना। ये एम सरा, ये एन सरा, इसको ऐसे बनाओ। डायग्राम कंप्लीट हुआ आपका। डायोड D1, डायोड D2, और ये क्या है बेटा आपका जेनर डायोड। या इस जेनर डायोड के स्थान पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, बोल्टता नियमन नलिकाएं। और ये होता है हमारा बोल्टता नियमन नलिकाएं का प्रतीक चिन्ह। ये जेनर डायोड लग रहा है, इसके स्थान पर या हम किसका उपयोग कर सकते हैं, बोल्टता नियमन नलिकाएं। अब इसकी कहानी सुनो बेटा, इसकी जो वर्किंग होती है, ये कार्य कैसे करता है, इसकी कहानी सुनने में मजा आएगा बेटा। सुनो, उपर्युक्त चित्रानुसार डायोड D1, डायोड D2 एवं पाई फिल्टर दिख रहा है ना। अरे ये आकृति होती है आपकी पाई, तो इसके अंतर्गत ये कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2 और कुंडली L का उपयोग करके Mn सिरों पर दिष्ट वोल्टता, Mn सिरों पर किसका उपयोग करना है, किसका मान निकालना है आपको, दिष्ट वोल्टता या DC सोर्स का नियत मान प्राप्त करते हैं। परंतु इस वोल्टता का जो नियत मान है वो निवेशी वोल्टता के शिखर मान, इसका Mn के सिरों पर जो DC वोल्टता होगी उसका मान, इसके प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान कितना E0 पर निर्भर करता है। अतः वोल्टता नियमन प्राप्त करने के लिए निर्गत प्रतिरोध R के समांतर क्रम में जेनर डायोड, और यदि वोल्टता नियमन नलिका लगा रहे हैं तो यहाँ जेनर डायोड के स्थान पर क्या बताया, ये आपका जो डायग्राम होगा किसका होगा बेटा, नियमन नलिकाएं। जेनर डायोड या नियमन नलिकाएं लगाते हैं एवं एक रेजिस्टेंस RS, सोर्स का रेजिस्टेंस RS पाइप फिल्टर तथा जेनर डायोड के मध्य में लगाकर उपर्युक्त चित्र बनाते हैं। या इस प्रकार हम सर्किट डायग्राम कंप्लीट करते हैं। यदि B0 जीनर डायोड की भंजन वोल्टता है, हम कह रहे हैं इस जीनर डायोड की भंजन वोल्टता कितनी है बेटा, V0, तब जीनर डायोड इस प्रकार का लेते हैं कि V0 इज लेस देन E0। इसकी जो मैक्सिमम शिखर मान है E0, वो इसकी भंजन वोल्टता V0 से क्या हो, ज़्यादा, या कहें हम E0 इज ग्रेटर देन V0। भंजन के कारण जेनर डायोड से धारा, अब भंजन होगा तो उसके कारण धारा करंट फ्लो होगा, और जेनर डायोड से करंट हो गया ID प्रवाहित हो रहा है। तब हम जानते हैं कि भंजन के दौरान जेनर डायोड पर वोल्टता का मान नियत रहता है। अतः लोड रेजिस्टेंस RL पर भी वोल्टता का मान नियत, और कितना मान, जेनर डायोड की भंजन वोल्टता कितनी V0, तो इस पर जो लोड रेजिस्टेंस RL पर जो वोल्टता प्राप्त होगी वो भी कितना प्राप्त होगी बेटा, V0 प्राप्त होती है। अब प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा बेटा, V/R। इस पे वोल्टता V0 किसके कारण है, जेनर डायोड के कारण। वोल्टता कितनी V0, रेजिस्टेंस कितना R, तो I बराबर कितना आएगा बेटा, V0/R, अर्थात IR का जो वैल्यू प्राप्त होगी, IR का मान कितना आएगा, V0/R। ये दोनों धाराएं कौन कौन सी, एक तो जेनर डायोड के कारण धारा क्या थी बेटा, ID, और लोड रेजिस्टेंस में धारा कौन सी, IR। ये दोनों धाराएं मिलकर रेजिस्टेंस RS से होकर प्रवाहित होती हैं। दोनों के दोनों कहाँ से होंगी बेटा, RS से। अतः कुल धारा I बराबर क्या होगा, IR प्लस ID। यदि लोड रेजिस्टेंस R अनुपस्थित है तब संपूर्ण धारा I केवल और केवल किससे प्राप्त होगी, जेनर डायोड से। यदि बोल रहे हैं हम लोड रेजिस्टेंस R ये तो अनुपस्थित है, उस कंडीशन के अंतर्गत जो टोटल करंट है कहाँ से फ्लो होगा, जेनर डायोड से। परंतु
जेनर डायोड की वोल्टता V0, मैक्सिमम वोल्टता E0। तो इस पर जो विभव पतन होगा कितना होगा? अरे बेटा E0 में से V0 जाएगा, किसके बराबर? करंट कितना फ्लो हुआ I, रेजिस्टेंस कितना R, तो IR एस, वापस समझो। शिखर मान कितना V0, जेनर डायोड की भंजन वोल्टता कितना E0, तो RS पर जो विभव पतन होगा उसका मान कितना आएगा E0 माइनस V0। B बराबर क्या होगा IR, I R कितना RS, तो E0 माइनस V0 का मान किसके बराबर होगा? IRS का मान। यदि डायोड की अधिकतम सुरक्षित धारा I मैक्सिमम है, जो डायोड से प्रवाहित जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? I मैक्सिमम। तो उस कंडीशन के अंतर्गत क्या मिलेगा बेटा? E0 माइनस V0 किसके इक्वल होगा? I मैक्सिमम इंटू RS मिनिमम, क्योंकि V बराबर IR और I बराबर V अपॉन R। जब I का मान मैक्सिमम होगा तो R का मान क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो I मैक्सिमम इंटू RS मिनिमम। तो यहाँ से हम RS मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे बेटा, क्या मिलेगी? E0 माइनस V0 अपॉन I मैक्सिमम। इस प्रकार यदि डायोड से भंजन के लिए प्रवाहित न्यूनतम धारा I मिनिमम, अब क्या करें बेटा, जो हमारा जनरल डायोड है उससे भंजन के लिए जो करंट फ्लो हो रहा है वो मिनिमम करंट कितना है? I मिनिमम। तो RS में जब I का मान कम तो RS का मान क्या होगा? मैक्सिमम। तो RS मैक्सिमम किसके बराबर मिलेगा बेटा? E0 माइनस V0 बटे I मिनिमम। अरे RS का मान मैक्सिमम होगा तो I का मान मिनिमम, और RS का मान मिनिमम तो I का मान मैक्सिमम। अर्थात जो RS का मान है वो कहाँ से कहाँ होगा? RS मिनिमम और RS मैक्सिमम। अतः रेजिस्टेंस RS का मान न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं के मध्य रखने पर डायोड में भंजन हो जाता है। डायोड में भंजन कब होगा? जब RS का मान अधिकतम और न्यूनतम के सीमाओं के मध्य रखेंगे, जिसके कारण डायोड में क्या हो जाएगा? भंजन हो जाएगा और वहाँ निर्गत पर नियत मान की वोल्टता प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जब डायोड में भंजन हो जाएगा तो डायोड जलने से बच जाएगा, क्योंकि डायोड भंजन के कारण करंट प्रवाह को रोक देगा, उसमें आगे करंट ज़्यादा प्रवाही नहीं होगा तो डायोड जलेगा नहीं। और इसलिए जो निर्गत पर जो वोल्टता का मान है वो नियत जितना E0 था उतना ही रहेगा। ये था हमारा जेनर डायोड। यहाँ पर आपकी यूनिट सेकंड पार्ट फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर कराया था आपको 3rd, वो पूर्णतया कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में कल से हम आपको यूनिट सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड और चैप्टर का नाम है आपका ट्रांजिस्टर। कंटिन्यू करवाएंगे। चैप्टर नंबर सेकंड कंटिन्यू करवाने से पहले आप सभी यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट सभी ने वीडियो पढ़ ली है, तो सभी को PDF सेंड कर दिया है। अपनी अपनी नोटबुक में नोट करके सभी वीडियो बना के सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, तब हमको कंफर्म हो जाएगा कि आपने यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट पढ़ लिया है, नोट कर लिया है। उसके पश्चात हम आपके यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट कंटिन्यू कराएंगे। और बेटा सभी लाइव आए, केवल 5 या 6 बच्चे लाइव आते हैं, कभी कभी 10 बच्चे लाइव आते हैं। प्रेजेंट करने तो 10-12 बच्चे आते हैं, लेकिन कंप्लीट क्लास केवल और केवल 5 और 6 बच्चे लेते हैं। और सबका मालूम है कौन क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। तो ये नहीं समझे कि हम सर को पागल बना रहे हैं, प्रेजेंट करके सर को लग रहा है क्लास हो गई ले ली।
सभी कंप्लीट क्लास लें और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये दिक्कत है। उसके पश्चात हम आपके यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड कंप्लीट करा देंगे। यूनिट सेकंड कंप्लीट कराने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट 4 कंप्लीट कराएंगे। उसके पश्चात हम चलेंगे आपके थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट 3 की ओर।